हाय गाइस, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के लेक्चर सीरीज में हम लोग आज स्टडी करते हैं सेक्शन 36 से लेकर सेक्शन 46 तक, यानी कि 36 से लेकर 46 तक क्या प्रोविज़न किए गए हैं सिविल प्रोसीजर कोड में, आज उसका अध्ययन किया जाता है। तो आइए देखा जाए सेक्शन 36 टू 46 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड क्या बात करता है, इन धाराओं में क्या प्रोविज़न किए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं सेक्शन 36 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, जो बात करता है एप्लीकेशन टू ऑर्डर्स। ये पार्ट 2 हम लोग देख रहे हैं एग्जीक्यूशन का जनरल। सेक्शन 36 बात करता है एप्लीकेशन टू ऑर्डर्स, यानी कि आदेशों को लागू होना। एप्लीकेशन कैसे होगा ऑर्डर्स का। The provision of this code relating to the execution of decree, including provisions relating to payment under a decree, shall so far as they are applicable be deemed to apply to the execution of the orders, including payment under an order। यानी कि सेक्शन 36 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड बात करता है आदेशों को लागू होना। तो इस संहिता के डिक्रियों के निष्पादन से संबंधित उपबंधों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे आदेशों के निष्पादन को वहाँ तक लागू हैं जहाँ तक कि वे उन्हें लागू किए जा सकेंगे। सेक्शन 37 बात करता है डिफिनीशन ऑफ कोर्ट विच पास्ड अ डिक्री, यानी कि डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की परिभाषा। सेक्शन 37 बात करता है द एक्सप्रेशन कोर्ट विच पास्ड अ डिक्री और वर्ड्स टू दैट इफेक्ट शैल इन रिलेशन टू द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट be deemed to include where the decree to be executed has been passed in the exercise of appellate jurisdiction, the court of first instance। यानी कि जहाँ निष्पादित की जाने वाली डिक्री अपीली अधिकारिता के प्रयोग में पारित की गई है, वहाँ प्रथम बार का न्यायालय आता है। तथा दूसरा बात करता है बी, वेयर द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस had ceased to exist or to have jurisdiction to execute it, the court which, if the suit wherein the decree was passed was instituted at the time of making the application for the execution of decree, would have jurisdiction to try such suit। यानी कि जहाँ प्रथम बार का न्यायालय विद्यमान नहीं रह गया है या उसे निष्पादित करने की अधिकारिता उसे नहीं रह गई है, वहाँ वह न्यायालय आता है जो, यदि वह वाद जिसमें डिक्री पारित की गई है, डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन देने के समय संस्थित किया जाता, तो ऐसे वाद का विचारण करने की अधिकारिता रखता। एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं सेक्शन 37 का, जो बात करता है द कोर्ट of first instance does not cease to have jurisdiction to execute a decree merely on the ground that after the institution of the suit wherein the decree was passed or after the passing of the decree any area has been transferred from the jurisdiction of that court to the jurisdiction of any other court, but in such case such other courts shall have jurisdiction to execute the decree if at the time of making the application for execution of decree it would have jurisdiction to try the said suit। अर्थात प्रथम बार के न्यायालय की डिक्री का निष्पादन करने की अधिकारिता केवल इस आधार पर समाप्त नहीं हो जाती कि उस वाद के संस्थित किए जाने के पश्चात जिसमें डिक्री पारित की गई थी, या डिक्री पारित किए जाने के पश्चात उस न्यायालय की अधिकारिता से कोई क्षेत्र किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता में अंतरित कर दिया गया है, किंतु ऐसे प्रत्येक मामले में ऐसे अन्य न्यायालय को भी डिक्री के निष्पादन की अधिकारिता होगी यदि डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने के समय उसे उक्त वाद का विचारण करने की अधिकारिता होगी।
तो ये हम लोगों ने 37 बेयर एक्ट देखा। अब हम लोग 38 देखते हैं सिविल प्रोसीजर कोड का, जो बात करता है कोड बाय विच डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड। सेक्शन 38 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, कोड बाय विच decree may be executed. A decree may be executed either by the court which passed it or by the court to which it is sent for execution. यानी कि सेक्शन 38 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड बात करता है कि वह न्यायालय जिसके द्वारा डिक्री निष्पादित की जा सकेगी। तो डिक्री या तो उसे पारित करने वाले न्यायालय द्वारा या उस न्यायालय द्वारा जिसे वह निष्पादन के लिए भेजी गई है निष्पादित की जा सकेगी। सेक्शन 39 हम लोग देख लेते हैं, जो बात करता है ट्रांसफ़र ऑफ डिक्री की, यानी कि डिक्री का अंतरण। द कोर्ट विच पास्ड अ डिक्री मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डिक्री होल्डर सेंड इट फॉर एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। अर्थात डिक्री पारित करने वाला न्यायालय डिक्री के आवेदन पर उसे सक्षम अधिकारिता वाले अन्य न्यायालय को निष्पादन के लिए भेजेगा। ए, इफ द पर्सन अगेंस्ट होम द डिक्री इज पास्ड एक्चुअली एंड वॉलंटरली रिसाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ सच अदर कोर्ट। यानी कि यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है ऐसे अन्य न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वास्तव में और स्वेच्छा निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, अथवा बी, इफ सच पर्सन हैज़ नॉट प्रॉपर्टी विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट विच पास्ड द डिक्री sufficient to satisfy such decree and has property within the local limits of the jurisdiction of such other court। अर्थात यदि ऐसे व्यक्ति की संपत्ति जो ऐसे डिक्री की तुष्टि के लिए पर्याप्त हो, डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर नहीं है और ऐसे अन्य न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर है, अथवा सी बात करता है कि if the decree directs the sale or delivery of immovable property situated outside the local limits of the jurisdiction of the court which passed it। अर्थात यदि डिक्री जो है उसे पारित करने वाले न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर स्थित अस्थावर संपत्ति के विक्रय या परिधान का निर्देश देती है, अथवा डी बात करता है कि इफ द कोर्ट विच पास द डिक्री कंसिडर फॉर एनी अदर रीजन विच इट शैल रिकॉर्ड इन राइटिंग दैट डिक्री शुड बी एग्जीक्यूटेड बाय सच अदर कोर्ट। अर्थात यदि डिक्री पारित करने वाला न्यायालय किसी अन्य कारण से जिसे वह लेखबद्ध करेगा यह विचार करता है कि डिक्री का निष्पादन ऐसे अन्य न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरा सबसेक्शन बात करता है सेक्शन 39 का कि द कोर्ट विच पास्ड अ डिक्री मे ऑफ इट्स ओन मोशन सेंड इट फॉर एग्जीक्यूशन टू एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। डिक्री पारित करने वाला न्यायालय स्वप्रेरणा से उसे सक्षम अधिकारिता वाले किसी भी अधीनस्थ न्यायालय को निष्पादन के लिए भेज सकेगा। वहीं सबसेक्शन 3 बात करता है कि फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सेक्शन अ कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन इफ एट द टाइम ऑफ द मेकिंग द एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ डिक्री इट सच कोर्ट वुड हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द सूट इन विच सच डिक्री वॉज पास्ड। अर्थात इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी न्यायालय को सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय समझा जाएगा यदि उस न्यायालय को डिक्री के अंतरण के लिए आवेदन करने के समय ऐसे न्यायालय को उस वाद का विचारण करने की अधिकारिता होती जिसमें ऐसी डिक्री पारित की गई थी।
और सबसेक्शन 4 बात करता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन shall be deemed to authorize the court which passed a decree to execute such decree against any person or property outside the local limits of its jurisdiction। अर्थात इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह उस न्यायालय को जिसने डिक्री पारित की गई है अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर ऐसी डिक्री को किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध निष्पादन के लिए प्राधिकृत करती है। तो ये हम लोगों ने सेक्शन 39 देखा सिविल प्रोसीजर कोड का। अब हम लोग देख लेते हैं सेक्शन 40 जो बात करता है ट्रांसफर ऑफ डिक्री टू कोर्ट इन एन अदर स्टेट। अर्थात Section 40 transfer of decree to court in another state where a decree is sent for execution in another state, it shall be sent to such court and executed in such manner as may be prescribed by rules in force in that state। अर्थात जहाँ डिक्री किसी अन्य राज्य में निष्पादन के लिए भेजी जाती है तो वहाँ वह ऐसे न्यायालय को भेजी जाएगी और ऐसी रीत से निष्पादित की जाएगी जो उस राज्य में प्रवृत्त नियमों द्वारा विहित की जाए, जो प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स हैं उस स्टेट के, जिस स्टेट में उसे एग्जीक्यूशन के लिए भेजा जा रहा है। ये सेक्शन 40 बात करता है। अब हम लोग सेक्शन 41 देख लेते हैं सीपीसी का, जो बात करता है कि रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसेसिंग टू बी सर्टिफाइड। अर्थात निष्पादन कार्यवाहियों के परिणाम का प्रमाणित किया जाना। रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसेसिंग टू बी सर्टिफाइड। द कोर्ट टू विच अ डिक्री इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन shall certify to the court which passed it the fact of such execution or where the former court fails to execute the same, the circumstances attending such failure। यानी कि वह न्यायालय जिसे डिक्री निष्पादन के लिए भेजी जाती है, ऐसी डिक्री पारित करने वाले न्यायालय को ऐसे निष्पादन का तथ्य या जहां पूर्व कथित न्यायालय उसे निष्पादित करने में असफल रहता है वहां ऐसी असफलता की परिस्थितियां प्रमाणित करेगा। तो ये सेक्शन 41 बात करता है रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसेसिंग टू बी सर्टिफाइड। अब हम लोग सेक्शन 42 देख लेते हैं सीपीसी का, जो बात करता है पावर ऑफ कोर्ट, यानी कि व्हाट इज द पावर्स ऑफ द कोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर डिक्री। अंतरित डिक्री के निष्पादन में न्यायालय की शक्तियाँ। द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग अ डिक्री सेंट टू इट shall have the same power in executing such decree as if it had been passed by itself। As if it had been passed by itself। All person is disobeying or obstructing the execution of decrees shall be punishable by such court in the same manner as if it had passed the decree, and its order in executing such decrees shall be subject to the same rules in respect of appeals as if the decree had passed by itself। अर्थात अपने को भेजी गई डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय को ऐसी डिक्री के निष्पादन में वे ही शक्तियां प्राप्त होंगी जो उसकी होती यदि वह उसके द्वारा ही ऐसी डिक्री पारित की गई होती। तो वे सभी व्यक्ति जो डिक्री की अवज्ञा करते हैं या उसके निष्पादन में बाधा डालते हैं, ऐसे न्यायालय द्वारा उसी रीत से दंडनीय होंगे मानो डिक्री उसने ही पारित की हो, और ऐसी डिक्री के निष्पादन में उसका आदेश अपील के बारे में उन्हीं नियमों के अधीन रहेगा मानो डिक्री उसके ही द्वारा पारित की गई हो। सबसेक्शन 2 बात करता है कि वे विदाउट prejudice to the generality of the provision of subsection 1 the powers of the court under that subsection shall include the following powers of the court which passed the decree
namely power to send the decree for execution to another court under section 39, अर्थात धारा 39 के अधीन किसी अन्य न्यायालय को निष्पादन के लिए डिक्री भेजने की शक्ति। दूसरा, power to execute the decree against the legal representative of the deceased judgment debtor under section 50, धारा 50 के अधीन मृत जजमेंट डेटर के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन करने की शक्ति। सी, पावर टू ऑर्डर अटैचमेंट ऑफ अ डिक्री, यानी कि डिक्री को कुर्क करने का आदेश देने की शक्ति। थर्ड, तीसरा जो सबसेक्शन है सेक्शन 42 का, वह बात करता है कि अ कोर्ट पासिंग एन ऑर्डर इन exercise of the powers specified in subsection 2 shall send a copy thereof to the court which passed the decree, यानी कि उपधारा 2 में निर्दिष्ट यदि शक्तियों का प्रयोग कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है तो उसके प्रयोग में आदेश पारित करने वाला न्यायालय उसकी एक प्रति डिक्री पारित करने वाले न्यायालय को भेजेगा। एंड सबसेक्शन 4 बात करता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू confer on the court to which a decree is sent for execution any of the following powers, namely power to order execution at the instance of the transferee of the decree, यानी कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह उस न्यायालय को जिसको डिक्री निष्पादन के लिए भेजी गई है ऐसी शक्तियों में कोई शक्ति प्रदान करता है जिसमें डिक्री के अंतरिति की प्रेरणा से निष्पादन का आदेश देने की शक्ति नहीं आती है। इन द केस ऑफ डिक्री पास्ड अगेंस्ट अ फॉर्म, पावर टू ग्रांट लीव टू एग्जीक्यूट सच डिक्री अगेंस्ट एनी पर्सन अदर देन सच पर्सन एज इज रेफर्ड इन क्लॉज बी और क्लॉज सी ऑफ सब रूल 1 ऑफ रूल 50 ऑफ ऑर्डर 21, अर्थात किसी फर्म के विरुद्ध पारित डिक्री की दशा में आदेश 21 के नियम 50 के उपनियम 1 के खंड ख तथा ग में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी डिक्री के निष्पादन की इजाज़त देने की शक्ति, यानी कि ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत पावर देने वाला नहीं समझा जाएगा। अगला सेक्शन हम लोग देखते हैं जो है 44 का। तो 44 में बात की गई है कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पास बाय रेवेन्यू कोर्ट इन प्लेसेस टू विच दिस कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड, यानी कि जिन स्थानों पर इस संहिता का विस्तार नहीं है वहाँ के राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन। तो द स्टेट गवर्नमेंट may by notification in the official gazette declare that the decrees of any revenue court in any part of India to which the provision of this code do not extend or any class of such decree may be executed in the state as if they had been passed by court in that state, अर्थात राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि भारत के एक ऐसे किसी भाग के जिस पर इस संहिता के उपबंधों का विस्तार नहीं है, किसी राजस्व न्यायालय की डिक्रियों का या ऐसे डिक्रियों के किसी वर्ग का राज्य में ऐसे निष्पादन किया जा सकेगा मानो वे उस राज्य के न्यायालय द्वारा ही पारित की गई थी। अब हम लोग सेक्शन 44A देख लेते हैं CPC का, जो बात करता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज पास्ड बाय कोर्ट इन रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी, अर्थात व्यतिकारी राज्य क्षेत्रों के न्यायालय द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन। वेयर अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डिक्री ऑफ एनी ऑफ द सुपीरियर कोर्ट any reciprocating territory has been filed in a district court, the decree may be executed in India as if it had been passed by the district court। अर्थात पहला सब सेक्शन बात करता है सेक्शन 44A का कि जहाँ किसी व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के वरिष्ठ न्यायालयों में से किसी की डिक्री की प्रमाणित प्रति किसी जिला न्यायालय में फाइल की गई है
तो वहाँ उस डिक्री का भारत में निष्पादन ऐसे किया जा सकेगा मानो वह उस जिला न्यायालय द्वारा पारित की गई है। वहीं सबसेक्शन 2 बात करता है कि टुगेदर विद द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डिक्री शैल बी फाइल्ड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम such superior court stating the extent, if any, to which the decree has been satisfied or adjusted, and such certificate shall for the purposes of the processing under this section be conclusive proof of the extent of such satisfaction or adjustment। अर्थात सबसेक्शन 2 बात करता है कि डिक्री की प्रमाणित प्रति के साथ ऐसे वरिष्ठ न्यायालय का ऐसा प्रमाण पत्र फाइल किया जाएगा जिसमें उस विस्तार का यदि कोई हो उल्लेख होगा जिस तक वह डिक्री तुष्ट या समायोजित की गई है, और ऐसे प्रमाण पत्र इस धारा के अधीन की कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए ऐसी तुष्टि या समायोजन के विस्तार का निश्चायक सबूत होगा। सबसेक्शन 3 बात करता है द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 47 shall as from the filing of the certified copy of the decree apply to the processing of the district court executing a decree under this section, and the district court shall refuse the execution of any such decree if it is shown to the satisfaction of the court that the decree falls within any of the exception specified in clauses A to F of section 13। अर्थात धारा 47 के उपबंध इस धारा के अधीन डिक्री का निष्पादन करने वाले जिला न्यायालय की कार्यवाहियों को उस डिक्री की प्रमाणित प्रति के फाइल किए जाने के समय से लागू होंगे, और यदि जिला न्यायालय को समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया जाता है कि डिक्री धारा 13 के खंड क से खंड च तक में विनिर्दिष्ट अपवादों में से किसी में आती है, तो वह न्यायालय ऐसे डिक्री का निष्पादन करने से इनकार कर देगा, मना कर देगा। ये दो एक्सप्लेनेशन हैं, हम लोग एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं दोनों एक्सप्लेनेशन पे। सेक्शन 44A के पहला एक्सप्लेनेशन बात करता है रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी मीन्स एनी कंट्री और टेरिटरी आउटसाइड इंडिया which the central government may by notification in the official gazette declare to be a reciprocating territory for the purposes of this section, and superior courts with reference to any such territory means such court as may be specified in the said notification। अर्थात स्पष्टीकरण नंबर 1 बात करता है कि व्यतिकारी राज्य क्षेत्रों से भारत के बाहर का ऐसा देश या राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे केंद्रीय सरकार इस धारा के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा व्यतिकारी राज्य क्षेत्र घोषित करे, और ऐसे किसी राज्य क्षेत्र के प्रति निर्देश से वरिष्ठ न्यायालय से ऐसे न्यायालय अभिप्रेत हैं जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं। और एक्सप्लेनेशन नंबर 2 बात करता है कि डिक्री विथ रेफरेंस टू अ सुपीरियर कोर्ट मीन्स अ डिक्री और जजमेंट ऑफ सच कोर्ट under which a sum of money is payable, not being a sum payable in respect of taxes or other charges of like nature, or in respect of a fine or other penalty, but shall in no case include an arbitration award, even if such an award is enforceable as a decree or judgment। वरिष्ठ न्यायालयों के प्रति निर्देश से प्रयुक्त डिक्री शब्द से ऐसे न्यायालय की ऐसी डिक्री या निर्णय अभिप्रेत हैं जिसके अधीन ऐसी धनराशि संदेह है जो करों या समान प्रकृति के अन्य प्रभारों के लिए अथवा जुर्माने या अन्य शास्ति के बारे में संदेह रास्त नहीं है, किंतु किसी भी दशा में इसके अंतर्गत माध्यासन पंचाट नहीं होगा, यद्यपि ऐसा पंचाट डिक्री या निर्णय के रूप में प्रवर्तनीय है। तो ये स्पष्टीकरण बात करता है सेक्शन 44 का। अब हम लोग देख लेते हैं सेक्शन 45 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, जो बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज आउटसाइड, यानी कि भारत के बाहर डिक्रियों का निष्पादन। सो मच ऑफ द फॉरगोइंग सेक्शन ऑफ दिस पार्ट as empowers a court to send a decree for execution to another court shall be construed as empowering a court in any state to send a decree for execution to any court established
by the authority of the central government outside India to which the state government has by notification in the official gazette declared this section to apply। अर्थात सेक्शन 45 बात करता है कि इस भाग के ऐसे पहले की धाराओं में जितनी धाराएं हैं, जितने न्यायालय को किसी अन्य न्यायालय में निष्पादन के लिए डिक्री भेजने के लिए सशक्त करती है, एम्पावर्ड करती है, तो यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह किसी राज्य में के न्यायालय को केंद्रीय सरकार के प्राधिकार द्वारा भारत के बाहर स्थापित किसी ऐसे न्यायालय में निष्पादन के लिए डिक्री भेजने के लिए सशक्त करती है, एम्पावर्ड करती है, जिसके बारे में उस राज्य सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित किया है कि यह धारा लागू होगी। और सेक्शन 46 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड बात करता है प्रिसेप्ट की, अर्थात आज्ञा पत्र की। Precept section 46 CPC। Upon the application of decree holder, the court which passed the decree may, whenever it thinks fit, issue a precept to any other court which would be competent to execute such decree to attach any property belonging to the judgment debtor and specified in the precept। अर्थात जब कभी डिक्री पारित करने वाला न्यायालय डिक्रीदार के आवेदन पर ठीक समझे, तब वह किसी ऐसे न्यायालय को जो उस डिक्री के निष्पादन के लिए सक्षम है यह आज्ञापत्र निकाल सकेगा कि वह निर्णित ऋणी की उस आज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट कोई भी संपत्ति कुर्क कर ले। और सबसेक्शन 2 बात करता है सेक्शन 46 का कि द कोर्ट टू विच अ प्रिसेप्ट इज सेंट shall proceed to attach the property in the manner prescribed in regard to the attachment of the property in execution of a decree। तो वह न्यायालय जिसे आज्ञापत्र भेजा गया है उस संपत्ति को ऐसी रीत से कुर्क करने के लिए कार्यवाही करेगा जो डिक्री के निष्पादन में संपत्ति की कुर्की के लिए विहित है, परंतु प्रोवाइडेड दैट नो अटैचमेंट अंडर अ प्रिसेप्ट shall continue for more than 2 months unless the period of attachment is executed by an order of the court which passed the decree, or unless before the determination of such attachment the decree has been transferred to the court by which the attachment has been made and the decree holder has applied for an order for the sale of such property। परंतु जब तक कि कुर्की की अवधि डिक्री पारित करने वाले न्यायालय के आदेश द्वारा बढ़ा न दी गई हो, या जब तक कि कुर्की के अवसान के पूर्व कुर्की करने वाले न्यायालय को अंतरित न कर दी गई हो, और डिक्रीदार ने ऐसे संपत्ति के आदेश के लिए आवेदन न कर दिया गया हो, आज्ञापत्र के अधीन कोई भी कुर्की 2 मास से अधिक चालू नहीं रखेगी। यानी कि 2 मंथ्स हमें यहाँ याद रखना है कि ये 2 महीने से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं रहेगी। प्री के एग्ज़ाम के लिए हम लोगों को ये याद रखना है कि प्रिसेप्ट आज्ञापत्र सेक्शन 46 सिविल प्रोसीजर कोड में दिया गया है। तो ये हम लोगों ने आज स्टडी किया सेक्शन 46 तक सिविल प्रोसीजर कोड की। सीपीसी के इस बेयर एक्ट के लेक्चर सीरीज़ में हम लोग आगे 47 से फॉरवर्ड जाकर देखते हैं, उससे आगे जाके देखते हैं कि क्या क्या प्रोविज़न किए गए हैं आगे की धाराओं में। तो बने रहिए हमारे सिविल प्रोसीजर कोड के बेयर एक्ट लेक्चर सीरीज़ में। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद।